नमस्कार साथियों। सेकंड वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का पैटर्न था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। अब सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं मेंस एग्ज़ाम जो कि मुख्य परीक्षा और इस एग्ज़ाम का जो मुख्य भाग होता है जिससे आपका चयन अंतिम लिस्ट में आता है, उसके लिए मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसमें अब स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं कि मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। अब इसमें हम देखते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की प्रणाली की बात करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें निबंध प्लस हिंदी प्लस जीएस 1 से जीएस 6 तक पेपर होते हैं। अब निबंध के बारे में हम बात करें तो निबंध के सिलेबस में अगर हम देखते हैं तो निबंध के सिलेबस में 3 पैटर्न होता है। 3 खंड दिए रहेंगे, खंड का, खंड खा, खंड गा। आपको 3 निबंध करने होते हैं, जिसमें 9 निबंध दिए होंगे आपको। 3 इसमें दिए होंगे, 3 इसमें दिए होंगे, 3 इसमें दिए होंगे। 3 खंड होंगे का खा गा, उसमें 3-3 निबंध ही दिए होंगे। हर खंड में आपको एक एक निबंध हर खंड में करने होंगे, जिसमें हम देखते हैं कि खंड का में एक होता है साहित्य और संस्कृति। दूसरे में होता है सामाजिक क्षेत्र से, जिसमें महिला, वृद्ध, बच्चे से संबंधित जो दैनिक समसामयिक घटनाएं होती हैं उनसे जोड़ करके आपका ये निबंध बनता है। तीसरा होता है राजनीतिक क्षेत्र का। ये खंड का में 3 क्षेत्र आएंगे, जिसमें से आपको एक निबंध केवल लिखने हैं। आप किसी एक क्षेत्र में जिसमें निपुण हो, साहित्य में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आप उसी में ही अपने निबंध को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं खंड खा में। इसमें भी 3 निबंध पूछे जाते हैं। पहला जो निबंध होता है वो हमारा होता है खंड खा में, तो ये हो गया। खंड खा की बात करते हैं तो उसमें 3 निबंध होते हैं। पहला निबंध जो आता है वो आता है खंड का गा में, तो 3 निबंध होता ही है, जिसमें से आपदा से पूछता है, आपदा प्रबंधन से, दूसरे में पर्यावरण से, तीसरे में दैनिक समसामयिकी। दैनिक समसामयिकी से पूछता है ये 3 में। और खंड खा की बात करते हैं तो इसमें 3 पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी क्षेत्र और कृषि से संबंधित होते हैं। जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र और आर्थिकी क्षेत्र। ये संपूर्ण आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं निबंध से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि निबंध का जो 150 नंबर का होता है पेपर, उसमें आपको 3 करने हैं निबंध, जिसका
प्रत्येक निबंध का 50-50 नंबर प्रत्येक निबंध के लिए अंकित होते हैं। ये निबंध की पूरी फिलॉसफी और डायग्राम हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का जो पैटर्न होता है वो 80 और 70 नंबर में डिवाइड होता है। 150 नंबर का होता है क्वेश्चन, 80 और 70 नंबर में डिवाइड होता है। 80 नंबर का जो पैटर्न आता है और 70 नंबर का जो आता है, 80 नंबर में आपका पत्र लेखन, दूसरा गद्यांश, तीसरा संक्षेपण, ये सब करीब पूछे जाते हैं। गद्यांश दिया रहेगा, उसका क्वेश्चन और आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं 70 नंबर में हमें आपका व्याकरण आ जाएगा। व्याकरण में विलोम, 10 विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, फिर उसके बाद वर्तनी शुद्धि, फिर उसके बाद आपका मुहावरा, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और त्रुटि, जो वाक्य में त्रुटि दी होती है उसको शुद्धता करना है। ये इतने होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों मिलाकर के 10, ये वर्तनी शुद्धि 5, मुहावरा 10 दिया रहता है, वाक्यांश के लिए से एक शब्द 5 और ये 5। ये आपकी हिंदी के टोटल, और हिंदी के मार्क्स जो होते हैं वो लुटाए जाते हैं, समझ लीजिए। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी माध्यम का बच्चा होता है और उसको लिखना और समझना और ये व्याकरणिक त्रुटियां कम होती हैं, जिसमें उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं GS1 की, GS2 की, GS6 तक बात करते हैं। अब जिसमें हम GS1 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिया रहता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि GS1 के पैटर्न के बारे में। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स होता है 200 का। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें सिलेबस में हमारा इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, और समसामयिक मुद्दे, ये इतने आ जाते हैं। और इतिहास में क्या होता है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के कला के रूप, उनकी वास्तुकला, उनकी चित्रकला, इस सब के बारे में पूछा जाता है। मतलब इतिहास के अंतर्गत आपका कला एवं संस्कृति का पार्ट आ जाता है। दूसरा, इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहां से लेकर के 1947 तक के जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास में घटनाएं घटित हुई हैं, उनके व्यक्तित्व का योगदान, इससे संबंधित चीजें आती हैं इसमें। कहाँ से लेकर के 1857 से लेकर के
1947 तक। फिर तीसरे लाइन में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में है, तीसरे लाइन में दिया हुआ है कि जो 1947 के बाद का भारत, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जो स्थिति बनी हुई थी, उसमें क्या-क्या हुआ था, वो 1965 तक हमारे भारत की स्थिति को बताया गया है। अब चौथे लाइन में बताता है, ये हिस्ट्री की बातें हो गई। अब भारतीय समाज की बातें करते हैं इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में बताया गया है कि समाज, उसकी संस्कृति और उससे जो चीज़ें उभर के आती हैं, उसके बारे में भारतीय समाज के तत्वों को जोड़ा गया है। जिसमें आपका क्षेत्रवाद आ जाता है, फिर उसके बाद सांप्रदायिकता आ जाती है, संप्रदायवाद आ जाता है। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। हम देखते हैं कि सिलेबस में जो बातें की गई हैं, इसके लिए इसमें बात की जाती है कि भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं, पहले, फिर महिला संगठन और उनकी भूमिका। और इसमें एक पॉइंट ऑफ जो इतिहास है, इतिहास में एक और पॉइंट आता है, विश्व इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिस्मार्क की भूमिका हुआ, फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर तीसरा आपका जितने भी क्रांतियां हुई हैं आपकी, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक पॉइंट ऑफ छूट जाता है लास्ट में, शीत युद्ध का। इसमें इटली का एकीकरण भी आ जाता है, जर्मनी का भी एकीकरण आ जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू में। मैजनी, गैरिबाल्डी, कैबूर की भूमिका का परीक्षण करने के लिए पूछता है। फिर महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि निजीकरण, एलपीजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को परिभाषित करना है। और उनकी भारत में भूमिका के बारे में पूछा हुआ है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एलपीजी के बारे में क्या क्या पूछता है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये सब इंक्लूड होते हैं भारतीय समाज के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत आता है आपका जितने भी पोर्शन होते हैं इसके अंतर्गत। अब इसमें हम देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में सामाजिक सशक्तिकरण हो जाता है, क्षेत्रवाद हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता हो जाता है, ऐसी ऐसी सामाजिक संरचनाएं बनती हैं। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म,
अब आते हैं हम भूगोल के पोर्शन पर। ये हिस्ट्री के पार्ट हो जाते हैं जितने हैं। ये सामाजिक, भारतीय समाज के हो जाते हैं। अब भूगोल में आ जाते हैं। भूगोल में आपका चक्रवात, चक्रवात हो जाता है, भूकंप हो जाता है, लास्ट ईयर में भूस्खलन के बारे में पूछा गया था, भूस्खलन हो गया। फिर उसके बाद सीमा एवं सीमांत, लास्ट ईयर में सीमा और सीमांत में अंतर और उसके उदाहरण पूछ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इससे संबंधित आ जाते हैं मानव प्रवास हुआ, संसाधन हुए, उनकी संभावनाएं पूछ लेता है। यानी कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है, अगर आप केयरफुली से आप इसका अध्ययन करते हैं तो आप मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिससे आप GS1 में निपुणता हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको आने वाले समय में सभी टॉपिक्स को सब टॉपिक में करके आप लोगों को पढ़ाने का और मार्गदर्शन देने का कार्य करूँगा। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो जनसंख्या और अधिवास आ जाता है इसमें। मानव भूगोल जिसे कहा जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। जनसंख्या और अधिवास, ये भूगोल के पार्ट होते हैं। इतने सारे चीज़ें सिलेबस में हैं जिसमें आप लोगों को सभी पढ़ना है। अब मैं हट जाता हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हों तो आप लोग ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा दूंगा। नेक्स्ट GS सेकंड की बात करते हैं। GS फर्स्ट में हमने समझा कि सिलेबस में कितने सब टॉपिक्स में दिए हुए हैं। अब सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इसमें अगर मोटी मोटा बात कर लें तो इसमें पॉलिटी, जिसको कहते हैं राजनीति शास्त्र, पॉलिटी का पोर्शन है। दूसरा गवर्नेंस का पोर्शन है। तीसरे की बात करें तो सोशल जस्टिस की बात है। चौथे की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात है। पॉलिटी 4 पोर्शन होगा: गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। GS सेकंड में 4 सब टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जिसे पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सेकंड गवर्नेंस है, जिसको शासन, ई शासन के रूप में जाना जाता है। तीसरा टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको हम देश और विदेश की खबरों में जानते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक होता है वह हो जाता है सोशल जस्टिस, जो न्याय की बात करते हैं, जो सुभेद्य वर्ग के लोग होते हैं। वल्नरेबिलिटी, जिसमें महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक, SC STs, LGBTQ, ये सब आते हैं इसमें। तब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है। तो भारतीय संविधान, पहला जो सब टॉपिक दिया गया है
और भारतीय संविधान के बारे में दिया हुआ है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, इसकी विशेषताएं बताइए। इसका थोड़ा सा इतिहास आप जानते रहिए कि 1935 में भारत शासन अधिनियम, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आप लोगों को ये जानकारी रखनी होगी। विशेषताएं हो गई, इतिहास हो गया, इसकी संरचना क्या है, आपको संरचना जानना पड़ेगा। फिर दूसरे की बात करते हैं, इसमें गवर्नेंस की बात की जाती है। गवर्नेंस में आ जाता है आपका ऐतिहासिक आधार हो गया, विकास हो गया, विशेषताएं हो गया, संशोधन हो गया, प्रावधान हो गया, संरचना हो गई। फिर दूसरा टॉपिक होता है संघ राज्य क्षेत्र का। संघ और राज्य क्षेत्र हमारे संविधान के भारतीय संविधान के भाग 11 में, भाग 12 में, अनुच्छेद में दिए हुए हैं। उसी के बारे में एलिब्रेट करना है इसमें। फिर उच्च न्यायालय की भूमिका दिया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद वित्त आयोग दिया हुआ है, जो केंद्र और राज्य में वित्त का आवंटन करता है, बंटवारा करता है। वित्त आयोग की भूमिका है। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय की भूमिका बताता है। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो इसमें शक्तियों की पृथक्करण की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। दूसरा, विवाद निवारण तंत्र संस्थाएं। फिर तीसरा दिया वो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, इसमें आपका ट्रिब्यूनल आ जाता है, न्यायाधिकरण वगैरह, लोक अदालत आ जाते हैं। ये सब वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथे टॉपिक में अगर हम देखते हैं, तो भारतीय संवैधानिक योजना जो होती है, वो अन्य लोकतांत्रिक देश जैसे कि भारत है, वो संसदात्मक शासन प्रणाली है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने के कारण जो अन्य देश लोकतांत्रिक हैं, उनसे हमारे भारतीय संसदात्मक व्यवस्था और लोकतंत्र की तुलना करते हैं। तो इसमें हो जाएगा भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की अन्य देशों के साथ तुलना। अब पांचवा जो टॉपिक आता है, वो संसद और राज्य विधायिका की संरचना आती है। संसद राज्य विधायिका की संरचना हो गया, कार्य हो गया, कार्य संचालन हो गया। इस प्रकार से हमारे संसद और राज्य विधानमंडल की जो संरचना होती है, कार्य है, कार्य संचालन है, ये सिलेबस में दिया हुआ है। अब नंबर 6वां टॉपिक देखते हैं, तो आता है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना दी हुई है, संगठन और कार्य और सरकार के मंत्रालय वगैरह दिए हुए हैं।
संगठन कार्य और कार्य मंत्रालय दिए होंगे। 7वां टॉपिक अगर हम देखते हैं तो यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री एक्ट 1951 का आप लोग जानते होंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जिसको कहा जाता है आरपीए एक्ट की विशेषताएं बतानी है 1950-51 का जो ये सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है और एक क्वेश्चन अवश्य आता है इसमें से, देख लेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। अब संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो गई, शक्तियां हो गया, कार्य हो गए, या इसमें बताता है। संवैधानिक पदों पर जितनी नियुक्तियां होती हैं, जैसे आपका एनसीएससी, एनबीएससी, जितने भी संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पद में अटॉर्नी जनरल हो गया, सीएजी हो गया, ये सब जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्तियां हो गई। 9वां पॉइंट कहता है कि सांविधिक विनियामक अर्ध न्यायिक निकाय नीति आयोग इसमें पूछता है जितने भी स्टैचुरी बॉडी हो गई, वैधानिक निकाय वगैरह हो गया जिसमें नीति आयोग वगैरह आ जाता है। नीति आयोग की संरचना, उसके संगठन, उसके मेंबर, उसके कार्य, सहकारी संघवाद पर कार्य करता है ये नीति आयोग, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, अटल इनोवेशन कार्यक्रम भी चलाते हैं इसमें, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी होता है इसमें। फिर उसके बाद 10वां पॉइंट आता है हमारा अब इसमें एनजीओज वगैरह आ जाएंगे, एनजीओज आ जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज आ जाएंगे। फिर उसके बाद सहायतार्थ संस्थाएं आ जाएंगी, सहायता संस्थाएं आ जाएंगी। अब 11 नंबर हम ऊपर डाल देते हैं अगर लिखा जाए तो। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस में हम आ जाते हैं। अब जितने भी इधर देखें तो आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, हम हट जाते हैं इसमें से। तो हम सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, आगे आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल जस्टिस की। अब सोशल जस्टिस में हम देखते हैं तो हमारे आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, सुवेद्य वर्ग, सुवेद्य वर्ग में आ जाएंगे हमारी महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय। फिर उसके बाद एस सी एस टी और महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन और LGBTQ। ये आप लोग जानते ही होंगे LGBTQ थर्ड जेंडर का जो दर्जा भारत सरकार ने दिया है इनको, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर्स, ये सब 5 लोगों को भारत सरकार ने थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत पीवीटीजीज भी आ जाते हैं। पीवीटीजीज ये पूरे कहलाएंगे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो एसटीज हैं इसी के अंतर्गत ही पीवीटीजीज आ जाते हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार ने 75 पीवीटीजीज को ऑफिशियली मान्यता प्राप्त किया है। 75 पीवीटीजीज ग्रुप को हम सेकंड में देखते हैं तो सोशल जस्टिस के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, मानव संसाधन हो गए, इनसे संबंधित बातें की गई हैं। मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र के विकास हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसी के अंतर्गत ही आता जाता है। और इसके जो है राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसके लिए निहितार्थ क्या निकलेगा। फोर्थ पॉइंट सोशल जस्टिस में अगर हम देखेंगे तो ये 3 पॉइंट हमारे मेन पॉइंट होते हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़े होते हैं और इसमें डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो डेटा पब्लिश करती है पीआईबी पर पा जाएंगे आप। दूसरा एक्स, जिसको ट्विटर पूर्व नाम था, उस पर आप पा सकते हैं। और सरकारी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फॉलो करेंगे तो उस पर आप लोगों को डेटाज करेंटली मिल जाएंगे, आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब सोशल जस्टिस हो गए हैं, अब बात करते हैं हम गवर्नेंस की। और गवर्नेंस में अगर हम देखते हैं तो शासन व्यवस्था है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, ई शासन है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, ई शासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन, जितनी भी चीजें एक शासन व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाती हैं, मॉडल बनाती हैं, सर्वोत्तम मॉडल बनाती हैं, सेवोत्तम मॉडल। फिर उसके बाद नागरिक चार्टर, फिर उसके बाद आता है सूचना का अधिकार। आपने पढ़ा होगा आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, सेवोत्तम मॉडल, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, ई शासन, सुशासन, गवर्नेंस, ये सब आ जाते हैं गवर्नेंस मॉडल में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र में उभरती हुई लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या हो सकती है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जितने भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, राज्य प्रायोजित योजनाएं होती हैं, वह जनता तक पहुंचाने का कार्य, क्रियान्वयन करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो एक प्रशासन और प्रशासक के स्तर पर किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का कार्य करते हैं प्रशासक। तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, जो ऊपर हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं उसके संबंध क्या है भारत के। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध,
मार्कर में इंक खत्म हो गए हैं, अब डालना पड़ेगा, इसके बाद डाल देंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको क्या देखना है? देखना यही है कि वर्तमान में करंट अफेयर्स की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वह इजराइल, ईरान, अमेरिका का त्रिपक्षीय संघर्ष हो, या हार्मुज जलडमरू मध्य में जितने भी घटनाएं हो घटित हो रही हैं उसको देखना है। 2025 में भारत पाकिस्तान का जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की जो घटनाएं हुई हैं, नेक्स्ट जो वेनेजुएला संकट चल रहा है, फिर उसके बाद वेनेजुएला में भूकंप की जो घटनाएं आई हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होता है, सत्ता पलट होता है, बांग्लादेश में यही घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान में भी यही घटनाएं होती हैं, अफगानिस्तान के भारत के संबंध कैसे बन रहे हैं। जो वर्तमान में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा भविष्य के लिए, क्योंकि इसी से ही प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर में ही देख लीजिए, आपको भारत और ईयू, यूरोपियन यूनियन के एफटीए समझौता होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे समझौता होता है जनवरी 2026 में, वैसे मार्च अंतिम दिनों में पेपर बनता है GS2 का, जिसमें पूछ लिया जाता है कि भारत ईयू के जो एफटीए समझौता हैं उससे भारत के लिए क्या फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग ऐसे तैयार रहिए। जो 6 महीने के अंतर्गत घटनाएं घटित होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उसको हमको देख कर चलना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट बातें करते हैं। इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह हो गए, भारत के ही तो प्रवासी भारतीय हो गए, प्रवासी भारतीय हो गए। नेक्स्ट मार्कर को निकालते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे जिसमें हम 2 मिनट के लिए